नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए देश भर को दूसरी बार लॉकडाउन किया गया है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। लेकिन कांग्रेस के नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लॉकडाउन को कारगर उपाय नहीं मानते। राहुल गांधी के मुताबिक लॉकडाउन से कोरोना के खतरे को सिर्फ टाला जा सकता है, लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। Now the first thing to understand, पहली बात जो समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है। like a pause button. लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। A solution to the जब तक लॉकडाउन है तब तक आप कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, and stop the virus in its tracks until the lockdown. लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वायरस फिर से एक्टिव The हो virus जाएगा। is going to start its work again. So it is very ऐसे में जरूरी है कि हम लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति बनाएं। Lockdown. So there is one misconception that I would like to एक गलत धारणा को मैं सही कर दूं, लॉकडाउन से वायरस को हराया नहीं जा सकता है, इससे वायरस को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। The virus. It stops the virus for some time. राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए, कोरोना पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी ने कोरोना से लड़ने के लिए कारगर स्ट्रैटेजी बनाने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म करने से पहले सरकार को मेडिकल से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी कर लेनी होंगी, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना के संक्रमण के मामले भी बढ़ेंगे। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है। डिजीज साइट पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी मेडिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे, क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए। हो रहा है वहां वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में कल गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। इन चुनिंदा गतिविधियों को अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता से कार्य करे इत्यादि। गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर कड़ाई से अनुपालन करने पर जोर देना चाहूंगी। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हों, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए, बुजुर्ग और रोगग्रस्त व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। आपसे अनुरोध है कि सभी राष्ट्रीय निर्देश और एसओपीज जो हमारे दिशा निर्देशों के साथ संलग्न हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं और उनका पूर्णतया पालन करें। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मिस्टर लव अग्रवाल प्लीज। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोविड की इस लड़ाई में जुटा हुआ है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन में इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ भी बातचीत की, जहां उन्होंने PM केयर्स फंड में योगदान देने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को धन्यवाद दिया। साथ ही माननीय मंत्री जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि सरकार उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए किए जा रहे मेजर्स के द्वारा उनके कंसर्न्स को एड्रेस भी किया। इसके अलावा उन्हें कोविड के समय में हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया के अवसरों का बेस्ट यूज करने के लिए एनकरेज किया, ताकि देश क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट प्रोविजन में ज़्यादा रेजिलिएंट और आत्मनिर्भर हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रैक्टिसेस के लिए एक एडवाइजरी कल जारी की है, जिसके तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिलीफ कैंप्स पर विशेष ध्यान देने और समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के एप्रोप्रिएट यूज की एडवाइस भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान इसेंशियल सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को भी इशू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेसेज शामिल हैं, ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके और इमरजेंसीज को एड्रेस किया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को इन सब बीमारियों के बारे में कार्य करते हुए सेफ्टी इंश्योर करा जाए, उसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है। कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज के अलावा रिमेनिंग फैसिलिटीज ऐसी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के पीरियड के दौरान इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर जैसी सेवाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और इस तरह की सेवाओं को कोई एक दिन फिक्स करके प्रोवाइड किया जाए। ये सर्विसेज देते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन विद मैलन्यूट्रिशन, टीबी, लेप्रेसी, HIV, वायरल हेपेटाइटिस, पल्मोनरी डिजीजेज या डायलिसिस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं, उनको हमारे सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राइमरी हेल्थ केयर टीम उनको मॉनिटर करे
और उनके द्वारा हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है, और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे, लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब, ऐजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुर, उडुपी और बेल्लारी कर्नाटका में, वायनाड कोट्टयम केरला में, SBS नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज तक हमने 2,90,401 लोगों की टेस्ट की है, उनमें से 30,043 यानी 30,000 12,380 कुल मामले आ चुके हैं कोरोना के, और पिछले 24 घंटों में यह संख्या 941 रही है। आइए अपनी चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हैं, और सुधींद्र भदौरिया साहब बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोरोना के ऊपर उन्होंने सवालों के जवाब दिए, और राहुल गांधी की बातों का एक मुख्य सार ये था कि लॉकडाउन से इस बीमारी को टाला जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप समय बाय कर सकते हैं, आप समय हासिल कर सकते हैं, उस बीच अपनी तैयारियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, इसके साथ ही बीमारी भी बाहर आएगी, बीमारी भी बढ़ेगी। मैं चरण सिंह सापरा साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा था राहुल गांधी जी ने, लेकिन लॉकडाउन के संदर्भ में खासतौर पर जो उन्होंने कहा, और उसका इस्तेमाल उन्होंने टेस्टिंग के लिए करने को कहा, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जी लॉकडाउन को उतना कारगर उपाय नहीं मानते जितना सरकार मानती है? देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही है। थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता, एकता सबसे महान, इसके आगे हर मुश्किल आसान। फिर उन्होंने बात की कि मैं यहाँ पर तू मैं करने नहीं आया हूँ, सरकार की खामियां नहीं निकालने आया हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव उपाय जो है वो कुछ सजेशन देने के लिए आया हूँ।
उन्होंने ये भी कहा कि दल से बड़ा देश, ये भी उन्होंने संकेत दिए आज की वार्तालाप में। जहां तक आप लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये एक पॉज है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके तहत हम अपने जो कोरोना के खिलाफ लड़ने के हथियार हैं या जो औजार हैं उनको हम पुख्ता कर लें, मजबूत कर लें। देखिए, लॉकडाउन कोई आजीवन नहीं रह सकता या 6 महीने साल तक लॉकडाउन नहीं रह सकता, लेकिन जब तक हम इसकी टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, इसके औजार और हथियार क्या है? टेस्टिंग औजार है और हथियार टेस्टिंग किट है। तो जब तक हमारे पास ज्यादा मात्रा में टेस्टिंग किट नहीं होगी और हम तेज तरीके से अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें कितने लोग संक्रमित हैं ये पता ही नहीं चलेगा। तो राहुल जी का कहने का मतलब ये था कि लॉकडाउन मात्र ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। टेस्टिंग देखिए, आज 130 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है और टेस्टिंग कितनी हो रही है ये अभी आपको लव अग्रवाल जी ने और आईसीएमआर के लोगों ने बताया है। मैं आपको बता दूं, अभी ये जो चल रहा था लव अग्रवाल जी का इंटरव्यू, उसमें भी उन्होंने एक कहते कहते बात कह दी कि ये लॉकडाउन के समय का हमको फायदा उठाना चाहिए, यानी हमको हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पीपीई है या ठीक है साफरा साहब, चलिए इस पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। पहले मैं आपने कहा राहुल गांधी जी कहते हैं लॉकडाउन का इस्तेमाल सरकार अपनी तैयारी को रैंप अप करने के लिए, तैयारी को पुख्ता करने के लिए करे, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से हम बीमारी को हरा देंगे ये मानना ठीक नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहना है आपका? देखिए, किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया है कि लॉकडाउन जो है उसके माध्यम से कोरोना समाप्त कर दिया जाएगा या कोरोना पे जीत प्राप्त करने का एकमेव शस्त्र लॉकडाउन है। ऐसा दावा मुझे स्मृति में नहीं है कि किसी ने सरकार की तरफ से कभी भी कहा हो। इसलिए इस मुद्दे पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मुद्दा उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि एक पत्रकार ने ही पूछा कि आप कृपा करके बताएं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें आप खामियां क्या बताते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, मैं कोरोना वायरस की महामारी खत्म होने के बाद बात बताऊंगा। कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने स्पष्ट किया था और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें सरकार के द्वारा की गई जो कामकाज उसमें किसी प्रकार की कमियां, ये गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी जो बात वो करे, भाई यहाँ टेस्टिंग के लिए तो टेस्टिंग लैब जो है लॉकडाउन शुरू होने के समय एक टेस्टिंग लैब इंडिया में थी, आज 250 से अधिक टेस्टिंग लैब भारत में। तो इसका सीधा सा संकेत है कि भारत अपनी टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहता है। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी आरोप लगाते हैं प्रेम शुक्ला जी, आज तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो ये कह चुके हैं कि भारत ने टेस्टिंग किट की खरीद में बहुत देर कर दी, अब टेस्टिंग किट मिल नहीं रही है, सारे देश अपने लिए जुगाड़ लगाने में जुटे हुए हैं। देखिए, उसी बात को देखिए, उन्होंने ये बात किस आधार पर कर नहीं पता, लेकिन वो वही ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया में चूंकि हर कोई टेस्टिंग किट्स जो है मांग रहा है, इसलिए टेस्टिंग किट्स का की उपलब्धता भी नहीं है। ये वही कह रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। दूसरी बात, भारत ने स्वयं जो है टेस्टिंग किट्स के उत्पादन के लिए जो है हमारे यहाँ खुद प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हमारे यहाँ पीपीई किट्स भी बनाने के संदर्भ में 2 कंपनियों को जो है ये अधिकृत किया गया जो पीपी किट्स भी शुरू कर दे रही हैं और 10,000 की संख्या में पीपी किट्स 20 अप्रैल तक डिलीवर हो जाएंगी जो स्वदेशी होंगी, स्वदेश निर्मित होंगी। तो देखिए, हर संभव प्रयास हो रहा है, लेकिन कुछ बातें और जो हमारे जैसे लोग भी उठाना चाहेंगे कि भाई साहब, पूरे देश में राशन बंट रहा है। महाराष्ट्र जिस प्रदेश में बैठा हूं, आज हमारे 5 विधायकों ने पत्र लिखा है कि साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में राशन की दुकानों तक राशन नहीं पहुंचा है। तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, कृपया गरीबों को राशन पहुंचाने के। राहुल गांधी तो आपसे अपेक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार को आपातकालीन राशन कार्ड जारी कर देने चाहिए। गोदामों में लाखों टन अनाज पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है, वो लोगों में बांटा जाना चाहिए। ये एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कह लीजिएगा, अपने ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कृपया उत्तर देने का अवसर दीजिए। मैं ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा विषय था कि गरीबों तक राशन अनाज क्यों नहीं पहुंचे और कैसे पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
कोरोना का ये संकट शुरू होने के बाद राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लंबे अरसे बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने एक बड़ा विषय उठाया, वो था खाने के संकट को लेकर। सुदीन भदौरिया साहब, सवाल राहुल गांधी ने उठाया इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी भी राज्य सरकार के नुमाइंदे से बात कीजिए, सब कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा, हर आदमी तक हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा अभी देश के सामने खाने का संकट खड़ा होने वाला है, हमारे सरकार के गोदामों में अनाज की कमी नहीं है, लेकिन वो लोगों तक कैसे पहुंचे ये सोचना है। देखिए, एक स्पष्ट है इस प्रकार से माइग्रेंट लेबर देश में इधर से उधर जा रहे हैं और आपने ये भी देखा, चाहे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हों, वहां से जिस प्रकार से अफरा तफरी मची है और लोग गए हैं, उससे ये पता चलता है कि हालांकि लॉकडाउन के हम लोग स्वयं पक्ष में हैं। बहन मायावती ने अभी हाल में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से भी कहा कि लॉकडाउन अगर जितना जरूरी है राष्ट्र हित में, जनता के हित में, वो उनको करना चाहिए, पर जरूरियात की चीजें तो मुहैया करानी चाहिए। अब दूसरे दौर में जब लॉकडाउन बढ़ा है, उसके बावजूद भी लोग पैदल चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो देखने को आ रही है सामने। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल हम ही लोग जो राजनीति में हैं वही नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि जो बहुत विशेषज्ञ लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन इस देश के रिजर्व बैंक के सबसे बड़े ओहदेदार रहे हैं, अमृत सेन जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अभी अभिजीत बैनर्जी जिनको लोग सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के लिए, सभी भारत में इस संकट के बारे में अपनी अपनी राय दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि पर्याप्त ठोस कदम उठाने के लिए जो समुचित प्रयास होने चाहिए वो अभी हमें करने की जरूरत है। ये अभी जो कदम उठ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, पर ये संपूर्ण कदम नहीं है। अगर संपूर्ण कदम होते तो आज ये स्थिति ना हुई होती। आप देखिए, जो टेस्टिंग किट आए हैं उसमें से 50,000 तो नकली निकले हैं, आप स्वयं देख रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोगों का सहयोग दीजिए, पूरा राष्ट्र एक है, हम सब लोग एक हैं। बहन मायावती जी, हम लोगों कई बार कार्यकर्ता जो हम तो हमारे एमपी और एमएलए तक सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, साधन भी दे रहे हैं। ठीक है सर, वक्त ऐसा हर किसी को सहयोग करना है। आपने जो लेकिन आपने जो प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया, ये सवाल राहुल जी के सामने उठा था, उन्होंने इस पर तो कुछ कहने से मना कर दिया कि क्या उनको उनके गृह राज्यों में भेज देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि खाना सबको मिलना चाहिए और राशन कार्ड जिसके पास नहीं है उसको आपातकालीन राशन कार्ड बना करके दे दिया जाए। मैं समझना भी चाहता हूं, मेरा सवाल भी है संजीव झा जी, इस सुझाव में क्या खराबी है कोई कि बहुत से ऐसे लोग हैं, तो हम भी जानते हैं, जो पीडीएस नेटवर्क के बाहर हैं, जिनको राशन कार्ड के जरिए नहीं मिल पाता है, उन लोगों तक उनका कहना है कि इनको आप फौरी तौर पर कोई राशन कार्ड जारी करवा दीजिए और इनको राशन देते रहिए। नहीं, देखिए, इसमें कोई समस्या नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है, होना भी चाहिए और दिल्ली में हमने किया भी है। दिल्ली में 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है लेकिन उनको जरूरत है। हमने आपातकालीन व्यवस्था शुरू की, अभी तक हम लोग 15 लाख लोगों को रजिस्टर्ड कर चुके हैं और उसमें से 6 लाख लोग राशन दे चुके हैं और 2 दिन के अंदर 15 लाख को देंगे और ये प्रक्रिया जारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर अभी इमरजेंसी में राशन लेना चाहता है तो वैसे अप्लाई कर दे, उसको राशन मिल जाएगा। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये संभव है। देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी है। ये लगता है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और जो लोग आयुष्य लोग घर से बाहर ना निकलें। मुझे लगता है ये दोनों तभी संभव हो पाएगा जब सरकार, हम सबकी कोशिश रहेगी कि हर एक व्यक्ति तक राशन चाहे कच्चा हो या पक्का पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आदमी को खाने को मिलेगा पर्याप्त मात्रा में और अच्छा भोजन उसको मिलता रहे, उसके सर पर छत हो। हर आदमी समझ रहा है कि मुश्किल वक्त है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अगर उस तक खाना नहीं है तो और वो बाहर निकलता है तो फिर उसकी मजबूरी हम सबको समझनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने आज सरकार की इस अप्रोच पर भी सवाल उठाए कि सारे फैसले केंद्र करे, सारे फैसले प्रधानमंत्री करे और पूरा देश उसको माने। उन्होंने कहा होना यह चाहिए कि राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए कि वो इस लॉकडाउन को कैसे लागू करना चाहते हैं। इस पर आगे बात करेंगे, फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लॉकडाउन को लेकर नियम राज्य बनाए या केंद्र सरकार की तरफ से नियमावली जारी की जाए, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने आज कहा है। लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब, आप चूंकि इस खाने के विषय पर कुछ कमेंट करना चाहते थे, आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, सापरा साहब के पास भी चलेंगे। देखिए,
महाराष्ट्र सरकार ने 9 अप्रैल के दिन फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा कि अप्रैल महीने का राशन मई महीने में आप उठाइए। भाई लॉकडाउन और अप्रैल में कर रहे हैं, राशन आप कह रहे हैं मई में लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री महाराष्ट्र सरकार का अपने आप में नोटिफिकेशन है। जीशान सिद्दीकी जो है वो जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक हैं, बांद्रा की घटना के तत्काल बाद उन्होंने कहा कि यहाँ राशन नहीं पहुंचा है। अबू हासिम आजमी कल आपके चैनल पे, जो सरकार के महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी पार्टी के हैं, आपके चैनल पे कल आप ही के शो में कहा कि उनके यहाँ सिर्फ 50,000 लोगों को राशन मिल रहा है। आप कृपा करके, और मोदी जी का पहला वक्तव्य और दूसरा वक्तव्य दोनों में कहते हैं वो कि राशन कार्ड रहे ना रहे, हर किसी को राशन दिए जाने की व्यवस्था की जाए और केंद्र सरकार के FCI से राशन इस आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो अब राज्य सरकारों का, चाहे जो राज्य सरकारों का दायित्व है, चूंकि जो वितरण है राशन का, वो वितरण की प्रक्रिया राज्य सरकारों के हाथ में है, तो वो राशन क्यों नहीं पहुंचा रही है? छोटा सा सवाल है मेरा। सापरा साहब, ये सवाल राहुल गांधी केंद्र के सामने क्यों उठा रहे थे? ये तो आपकी पार्टी की सरकारें कई राज्यों में हैं और दलों की हैं, ये तो हर राज्य की जिम्मेदारी है। देखिए, श्री राहुल गांधी ने जो बात कही वो सही बात है, और जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता इसको स्पिन देने का काम कर रहे हैं, उसमें आदरणीय छगन भुजबल जो हमारे मंत्री है फूड एंड सिविल सप्लाई, उन्होंने कल ही कहा है एक चैनल में कि हमारे पास में जो केंद्र से सप्लाई आनी थी वो हमारे पास वो सप्लाई आ नहीं रही है या कम आ रही है, इसलिए इस सिस्टम को और ऑयलिंग करने के लिए समय लग रहा है। तो सवाल देखिए, अगर हम इसमें जाए तो वो राजनीतिक तू मैं हो जाएगी। आज सवाल बड़ा है कि कोरोना से कैसे लड़ना है, हमको आपस में नहीं लड़ना जो बीजेपी के प्रवक्ता चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्टेट को भी थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए, यानी जो टेस्टिंग किट खरीदनी थी या जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खरीदने थे या मास्क खरीदने थे या और जो भी इक्विपमेंट खरीदनी है वो सारा सेंट्रलाइज कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने चाइना को ऑर्डर दिया या आप कह रहे हैं कि ये सारा सामान जो है ये अगर राज्य चाहे तो खरीद ही नहीं सकता? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। संजीव झा जी, क्या ऐसा है क्या? राज्य अपने मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, राज्य खरीद रहा था, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, केंद्र ने पत्र भेज दिए हैं कि आप कोई भी बल्क ऑर्डर मत दीजिए, केंद्र सरकार आपको उपलब्ध करा के देगी। ये खुद राजेश टोपे महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने ये वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड कहा है और दूसरे राज्यों के मंत्रियों ने भी कहा है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करते तो थोड़ा आसान पड़ता था। ये राहुल गांधी जी ने उसमें व्यक्त किया है। फिर उन्होंने किसान को MSP देने की बात की, MSP का पैकेज देने की बात की। मैं उस पर आता हूं। पहले ये जो आपने जो बात की है कि थोड़ा डिसेंट्रलाइज करें, ये समझना चाहते हैं कि क्या अभी जो मॉडल चल रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई का, इसमें कहीं कोई कमजोरी है? संजीव झा जी, कोई दिक्कत है स्टेट और सेंटर कोऑर्डिनेशन में? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि और छूट मिले, आप लोग अपनी गाइडलाइंस बना सके? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कोई खास दिक्कतें नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस बार हमने 72 लाख लोगों को राशन, जो पहले मिलता से 1.5 गुना राशन दिया। उसके बाद जो लोग राशन लेना चाहते थे उनके लिए 40 रुपए की वेबसाइट पे हमने एक व्यवस्था बनाई और उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं, राशन ले रहे हैं। हम लोग जो भी ऑर्डर आता है वो FCI को दे देता है, FCI से वहां से माल से आ जाता है और गोडाउन में आ जाता है, गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें कोई खास दिक्कतें मेरे ख्याल से नहीं आती है, किसी भी स्टेट को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिश फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि कोई आज ही इजाद किया गया है। नहीं, केवल राशन की बात नहीं हो रही है। अब वो बड़ी बात है, अब बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन को लेकर के जो भी नियम बने, अब जैसे 20 अप्रैल से किन इलाकों में क्या छूट दी जाएगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, ये सेंटर तय करेगा। वो राज्यों के हर राज्य के हर इलाके की समीक्षा करेगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये अधिकार राज्यों को दीजिए आप, कि हमें मालूम है कि हमारे यहां कहां क्या हो रहा है और हमें कैसे लॉकडाउन को चलाना है। नहीं, मुझे लगता है कि ये अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। जैसे मैं अपने यहाँ बताऊं, हमने 56 ऐसे स्टेट को हमने कंटेनमेंट एरिया डिसाइड किया है, जहां से केसेज आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। ऑपरेशन शील्ड चलाया हमने, वो डोर टू डोर कर रहे हैं। तो अगर स्टेट इसको करेगा तो ज्यादा प्रभावी तरीके से करेगा। मुझे लगता है इसमें इंटरवेंशन होने लगे तो परेशानी कहीं ना बन जाए। तो मुझे लगता है स्टेट को, आपको भी लगता है कि राज्यों को और अधिकार मिलने चाहिए? सुधींद्र भदौरिया जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा आज एक स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी है, वो इस तरीके से काम करते हैं, उनको उस पर ज्यादा नहीं कहना, लेकिन वो ये कहते हैं कि राज्य जो है हम इतना सेंट्रलाइज तरीके से काम नहीं कर सकते। क्या दिक्कत है अगर केंद्र निर्देश बना रहा है तो? देखिए, मैं का टिप्पणी नहीं कर चाहता हूं। ये पूरे सत्ता का कट है और सभी को एकजुटता चाहिए, पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सभी लोग कुछ ना कुछ राजनीति कर रहे हैं। अब मैंने देखा
महाराष्ट्र में बांद्रा में, जब बॉम्बे में अभी हुआ, तो देवेंद्र फडणवीस ने झड़ी लगा दी ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की। इसी प्रकार से जब सूरत में हुआ, वहां पे भी तो आखिर इस प्रकार का असंतोष पैदा हुआ। तो ये दलगत, और फिर हम ये नहीं देख रहे हैं केरला न बीजेपी की सरकार है न कांग्रेस की सरकार है, उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो अगर हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसको देखें, वहां से कुछ सीखें और इस देश को और मानवता को इस पूरे संकट से उबारने की एक सामूहिकता के बोध के साथ इसमें कार्य करने की जरूरत है, ऐसा हम समझते हैं। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है और इस बात को मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जहां भी जिस भी राज्य में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, उसका वो मॉडल जो है सभी जगहों पर और जगहों पर अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि आज हम राहुल गांधी के सुझावों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं सुझाव दूंगा, कंस्ट्रक्टिव बात करूंगा, इसीलिए हम उनके सुझावों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने न्याय योजना की बात की थी, प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कहा आप योजना का नाम बदल दीजिए, लेकिन जो देश के सबसे गरीब 20% आबादी है, उसके खाते में सीधा पैसा डालने का इंतजाम कीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी बिना सूचना के बातें करते हैं। 35 करोड़ से अधिक लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसे ट्रांसफर हो गए। लोगों से कहा गया भाई, जो आपने कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर्स के लिए जो सेस है, उस सेस अमाउंट को आप यूज कीजिए। महाराष्ट्र में 9,000 करोड़ रुपए जो है वो सेस अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसके लिए बारंबार देवेंद्र फडणवीस जी रोज मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। लेबर मिनिस्ट्री के पास में जो कामगार कल्याण मंत्रालय है, कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से लेबर्स के, हम माइग्रेंट लेबर्स को भी उसका उपलब्धता कराई जाए, अभी तक उस फाइल पे सिग्नेचर नहीं हुई है। तो साहब, अब इसको अगर ये भी मुद्दे हम नहीं उठाएं, ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है, आप ही बता दीजिए कि जिन मुद्दों को, जिन चीजों को करना आपका दायित्व है, 9,000 करोड़ रुपए आपके खाते में सेस के कारण पड़े हुए हैं, और उसके बाद भी अगर आपके यहां से माइग्रेंट लेबर भाग रहे हैं और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये विषय उठाना नकारात्मकता है? कृपया स्पष्ट कर दें। चरण सिंह सापरा जी कहना चाहते हैं कुछ? देखिए, माइग्रेंट लेबर की जो ये बात करते, वो एक अलग किस्सा के ऊपर बहुत सारी डिबेट हो गई। मैं उस पर जाऊंगा तो डिबेट उसी पर ही चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये बातें बताई हैं, मैं इनका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का खामियाजा भी बता दूं। देखिए, टेस्टिंग फ्री होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले डिमांड करी थी, लेकिन कोर्ट ने भी ये कहा कि फ्री होनी चाहिए। फिर रिप्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से भी हुआ कि टेस्टिंग फ्री नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट लैब अपना पैसा ले सकती है, कम पैसा ले, वो सारी चीजें हुई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयुष्मान भारत के जरिए से कितने 50 करोड़ लोगों का वो टेस्टिंग हो सकता है। लेकिन ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, जो आयुष्मान भारत स्कीम देखती है, तो उन्होंने ही कल निकाला है खबर कि 2 करोड़ लोगों का तो डेटा ही मिसिंग है, 2 करोड़ परिवारों का डेटा मिसिंग है। आप चाहे तो मैं आपको स्टेट वाइज डेटा बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 89 लाख लोगों का ही केवल रजिस्ट्रेशन है, जबकि आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। उसी तरह से बिहार में 53 लाख लोग केवल बेनिफिशियरी जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बिहार के अंदर 5.5 करोड़ के ऊपर जनता है। तो ऐसे हर राज्य का अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा जनता को अगर सेंट्रलाइज सिस्टम में जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, तो ये जो मदद है, जो हर कोई करना चाहता है, बीजेपी भी करना चाहती, सभी करना चाहते हैं, ये सब लोगों तक, 130 करोड़ जनता तक आसानी से पहुंच सकेगी। नहीं, ये ठीक बात है आपकी, लेकिन मुझे ये बताइए कि किसी भी सरकार को कौन रोक रहा है कि वो इन टेस्ट को सब्सिडाइज ना कर सके? कोई भी सरकार चाहे तो टेस्ट को सब्सिडाइज कर सकती है। आज महाराष्ट्र की सरकार चाहे या गुजरात की सरकार चाहे कि आपके राज्य में कोई एक सेकंड में बात कह लूं सर अपनी, कोई भी सरकार ये चाहे कि मेरे राज्य में किसी व्यक्ति को प्राइवेट टेस्ट कराने का पैसा ना देना पड़े, तो ये तो कोई भी सरकार कर सकती है, आप पैसा दे दीजिए। देखिए, इसमें सवाल आता है, जो फिर राहुल गांधी जी ने यह सवाल उठाया कि राज्यों को पर्याप्त पैसे की जरूरत है। राज्यों को केंद्र सरकार ने तुरंत उनके, चाहे वो जीएसटी का बकाया है या फिर और जो एडिशनल कोरोना के चलते आर्थिक मदद करनी है, वो जल्द से जल्द करनी चाहिए। अगर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी, तब के राज्य की सरकारें इस तरह का निर्णय ले सकेंगी। अब सारा फंड पीएम केयर फंड में चला जाएगा और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ आएगा नहीं। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को आप सीएसआर से भी बाहर, अब सर ये तो अब ये राजनीति की बात हुई। अब एक पीएम रिलीफ फंड बना है, तो सीएम रिलीफ फंड में पैसा देने से किसी ने मना तो किया नहीं था।
ये बात जचती नहीं है साफरा साहब। एक फंड बनाया गया, उसमें लोगों ने पैसा दिया, किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप राज्यों के फंड में पैसा मत डालिए। ये अपील तो किसी ने नहीं की थी। मेरी एक डिमांड है, हाँ, मेरी एक डिमांड है कि जिस तरह से पीएम केयर फंड को आपने सीएसआर के तहत अलाउ किया है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी अलाउ करिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आपके भी मुख्यमंत्रियों को उसका फायदा होगा। चलिए, अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं पहले जो दो विषय उठे हैं मैं उन पर संजीव जाजी का रिएक्शन देना चाहता हूं। एक है राज्यों को पैसा, दूसरा है व्यक्ति की जेब में सीधा पैसा। केंद्र के तरफ से कहा जा रहा है, प्रेम शुक्ला जी ने कहा 30 करोड़ लोगों को सीधा डीबीटी के तहत पैसा दिया गया है। तो क्या वो पर्याप्त है, और क्या राज्यों को भी सरकार से और किसी पैकेज की अनिवार्यता है? देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग तरह की जरूरतें हैं, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा उससे लोगों को सीधा फायदा होगा। मुझे लगता है कि विदेश में लोगों को जरूरत है जो लोग घर में बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं दिल्ली की बात को ख्याल, वो तो अब ये राजनीति का विषय हो जाएगा कि किस स्टेट पर क्या बर्ताव के, उसमें नहीं जाता। लेकिन मुझे ये लगता है कि सब स्टेट की अपने अपनी तरह की जरूरतें हैं, और उसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और मानता हूं कि जैसा लोग कह रहे हैं कि केंद्र पॉलिसी तय कर रही है, उसको राज्य को विशेष अलग से वो करना चाहिए। मुझे लगता है अगर मैं दिल्ली राज्य की बात करूं तो यहाँ किसी कोई परेशानी सरकार को नहीं आ रही। सरकार अपने तरीके से जो भी फॉर्मूला या पॉलिसी तय करना चाहती है वो तय कर रही है। हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे दिल्ली में कोई भी रेजिडेंट भूखा ना रहे, कोई भी मजदूर भूखा ना रहे, सबके घर में राशन हो, और साथ साथ कोरोना को लेकर जो भी जांच की पॉलिसी है वो हम बना पा रहे हैं। चलिए ठीक है, भदौरिया साहब, ये जो लोगों की जेब में पैसा डालने की बात है, क्योंकि आपने कहा कि आप कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो सरकार का दावा है 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में पैसा सीधा अकाउंट में डल गया है, इसकी हकीकत क्या है, और क्या ये मॉडल कामयाब है कि लोगों को सीधा पैसा दिया जाए? देखिए, मैं तो केवल उत्तर प्रदेश के गांव से, जहां से मैं आता हूं, मैंने वहां पर फोन पे कई लोगों से बात की। कुछ लोगों को, महिलाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को 500 रुपया मिला है, और पुरुषों को 1000 रुपया मिला है। पर आप ये जानते हैं कि ये पैसा रोज के खर्च के लिए और फिर उनको हफ्तों काम चलाने में कितना कारगर होगा, इस पे मैं बहस करूं, इस पे मैं कुछ टीका टिप्पणी करूं, ये भी उचित नहीं है। तो ये जो साधन मिल रहा है, इसके साथ साथ राशन की भी जरूरत है, उनके साथ साथ उनके पास चाहे छोटी मोटी और भी बीमारियां हैं, उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत ही भारी संकट है, और इस बड़ी चुनौती और भारी संकट को संकीर्णता से नहीं, इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए बड़ा मन करना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा, और एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, जिसका हम लोगों को कई मौके पर अभाव दिखाई है कि संकीर्णता है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप ये देख लीजिए, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, जब एक सूरत का दिया, एक बांद्रा का दिया। तो सूरत पर तो कोई नहीं बोला, बांद्रा पर सब बोले। जो बांद्रा वाले हैं वो सूरत पे नहीं बोलते हैं, और जो सूरत पे विपक्ष करते हैं वो उस पर नहीं बोलते हैं। तो ये जो भाव नहीं रहना चाहिए, इस समय देश की एकजुटता रहनी चाहिए, ये मैं इसलिए बात को उठा रहा हूं। राहुल गांधी ने, हालांकि आज जो केंद्र की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान हुआ है कोरोना संकट से लड़ने के लिए 1,70,000 करोड़ का, उसके बारे में भी कहा कि जितनी जरूरत है उसके सामने ये राशि कुछ भी नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे प्रेम शुक्ला जी? पूछेंगे उनसे। एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले हमें रुकना पड़ेगा। एक खबर आपको बता दें, ये गृह मंत्रालय की तरफ से खबर है कि हर दिन लॉकडाउन की मॉनिटरिंग में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहां कहां कौन लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लगातार तस्वीरें में देख रहे होंगे, पिछले 3 हफ्ते से लगातार कहीं ना कहीं लॉकडाउन के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं बाजारों में, कहीं मजमा लग जाता है, कहीं पर हेल्थ वर्कर्स के साथ बदसलूकी होती है, तमाम तरीके की बातें। तो ये कहा गया है गृह विभाग की तरफ से कि हर ऐसे उल्लंघन पर नजर है और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल राहुल गांधी जी ने जो आपका जो इकोनॉमिक पैकेज है उसको बहुत कम बताया है जरूरत के हिसाब से। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जरूरत के हिसाब से कम कह रहे हैं, और अभी हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि सबका पेट भर गया है। हम भी कह रहे हैं कि वो प्राइमरी पैकेज है वो,
दूसरी बात जो है, जो पैकेज है आपके पास अवेलेबल, उसका उपयोग आप क्यों नहीं करें? जैसे आदरणीय चरण सिंह थपड़ा जी ने कहा कि साहब जो है CSR फंड का उपयोग जो है सीएम फंड में नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो स्टेट की होती है, उसको CSR फंड यूज करने का अधिकार होता है। तो आपने महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अकाउंट क्यों नहीं ओपन किया? किसने मना किया आपको? तो आप जो बेसिक काम है वो करने के लिए तैयार नहीं साहब, और अनावश्यक जो है तू मैं की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट का अकाउंट ओपन करने के लिए क्या केंद्र ने मनाही की है? और अगर आपके पास अधिकार है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में आप CSR फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? आप सेस के में जो पैसा है वो क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? सवाल पूछना चाहता हूं आपसे भी और साफरा साहब से। पहले आप बताइए, व्यवस्था में तब्दील हुई है। क्या ये बात कोई मानेगा कि महाराष्ट्र की सरकार के पास इस वक्त लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है? क्या ये स्वीकार करने योग्य बात है? मैं तो बता रहा हूँ 9,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है मजदूरों को देने के लिए, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो मजदूर जिनसे सेस वसूला गया है, वो पैसा खर्च करने के लिए आप शुरू नहीं करते हैं साहब। आपकी स्थिति ये है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फंड है वो एक्यूमुलेट करने की बात नहीं शुरू करते हैं साहब। पैसे हैं आपके पास, लेकिन आप आप राशन की दुकान पे कहते हैं नोटिफिकेशन 9 अप्रैल को निकालते हैं कि लॉकडाउन अप्रैल में है, राशन आप मई में लीजिए। साहब ये क्या बात है, मुझे बताइए। से भी आ जाएगा और भी पैकेज अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो बंदोबस्त है उसको तो खर्च करें। नहीं, फिलहाल जो बंदोबस्त है उसमें खर्च हो ही रहा है, वो योग्य तरीके से ही हो रहा है। जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की बात ये आधा सच बता रहे हैं, उसमें प्रेम शुक्ला जी वो प्रावधान नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो प्रावधान बीच में रुक गया है, तो आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास में जो पैसा है असत्य बोल रहे हैं, आपको नियमावली भेज देता हूं। लेकिन आने वाली जो समस्या है, सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, जो समस्या आगे बढ़ने वाली है उसके लिए भी केंद्र से मदद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या आप करना चाहते या नहीं करना चाहते। ये सेंट्रलाइज होने से क्या होगा कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उनको ज्यादा मात्रा में मदद मिल जाएगी, जो बीजेपी रूल्ड नहीं है उनको कम मात्रा में मिलेगी, ये भी हो सकता है। आपको लगता है महामारी जैसे विषय पर महामारी जैसे विषय से डील करते हुए इस किस्म का पक्षपात कोई सरकार केंद्र की कर सकती है? तो मैं वही कह रहा हूं ना, आज महाराष्ट्र की सरकार ने करीबन 3 महीने से केंद्र की सरकार को कहा कि हमारा 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पेंडिंग है, वो दीजिए। अब ये महामारी चल रही है तो 16,000 करोड़ रुपया आज ये मांग केवल महाराष्ट्र की नहीं है, हर राज्य की है। सापरा साहब, ये हर राज्य की मांग है कि जीएसटी का पैसा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को पैसा दे दिया है जीएसटी का और किसी को नहीं दिया है। नहीं, 1.5 महीने से हम झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? क्या विश्वास? ये अलग विषय है, पक्षपात अलग विषय। मैं कह रहा हूँ जीएसटी को लेकर पक्षपात की खबर नहीं है कहीं से कि किसी एक राज्य को दे दिया और महाराष्ट्र को नहीं दिया। अरे पक्षपात तो परे रखिए, लेकिन 16,000 करोड़ रुपया तो दीजिए। ठीक है। संजीव झा जी, कोई पक्षपात होता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, वो तो आप सब नहीं देखा। बिल्कुल सब कुछ फ्री फेयर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जब स्टेट के पैकेज अनाउंस हो रहे थे तो दिल्ली को छोड़ दिया गया था। दूसरी बात, अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वास्तव में जो पैकेज दिया गया है वो प्राइमरी पैकेज है और बहुत कम है। तो अब 20 दिन बाद 25 दिन लॉकडाउन के हो चुके हैं, तो सेकेंडरी पैकेज कब आएगा, कब लोगों तक पहुंचेगा? क्या ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहुंचेगा? मुझे लगता है कि थोड़ी गंभीरता से हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, जो लोग घर में बैठे हैं, अगर वो भूखे रहेंगे तो सड़कते आएंगे। हम सबको मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। हम सब लोगों को एक वॉरियर की तरह सरकार को भी और जनता को मिलकर के इस संकट से लड़ना है, और हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। एक अंतिम विषय जो आज उठाया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये था कि लॉकडाउन तो ठीक है, लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति वो बहुत कारगर और स्पष्ट होनी चाहिए। भदौरिया साहब, लॉकडाउन बात सत्य है कि ये अनवरत तो नहीं चल सकता, कभी तो ये इसका अंत होगा ही, शायद 3 मई को इसका खात्मा हो जाए। ये चेतावनी दी राहुल गांधी ने कि इसके बाद के खतरे और बड़े हैं। देखिए, मैं केवल संत कबीरदास का एक लाइन आपको कह के पूरे जो इस समय देश के अंदर हालात हैं उसको मैं समेटना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भूखे भय न भजन गोपाला और रख लो अपनी कंठी माला। अगर ये भूख और गरीबी बढ़ेगी, जैसा कि पूरे दुनिया के अंदर और देश के हमारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 0% होने जा रहा है और हमारी आर्थिक बदहाली बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है,
इसके लिए हमें बहुत बड़े और बहुत ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिसकी कल्पना हम समझते हैं इन विशेषज्ञों से बैठ के प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए और एक सामूहिक विपक्ष की एक बैठक करते उन्होंने की है और भी जो जरूरी कदम है उनको उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। समय इतना ही था। प्रेम शुक्ला जी, सापरा साहब, संजीव झा जी, भदौरिया जी, आप लोगों ने आज हमें समय दिया। कोरोना से लड़ने के लिए राहुल गांधी के ये सुझाव भी थे, उन्होंने कुछ कमियां भी गिनाई। देखते हैं इस पर आगे क्या कदम उठाती है सरकार। ब्रेक के बाद कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग योग गुरु आपको बताएंगे लॉकडाउन में कैसे